हाय बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी शायद सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बच्चे एक उसी सीरीज का एक नया चैप्टर आज आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूँ। और जैसा कि हमने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था, ठीक है, तो लास्ट टॉपिक में हमने आपको बताया था कि साझेदारी किसे कहते, साझेदार किसे कहते, और बच्चे हमने पढ़ा था साझेदारी पीढ़ी किसे कहते। ये तीन टॉपिक हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, ठीक है। उसके बाद हमने एक चीज और पढ़ा था बच्चे, साझेदारी के लक्षण। साझेदारी के लक्षण, ये हमने चार चीजें आपको बताया था। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं बच्चे, ताकि आपको समझ में आए कि हमने क्या पढ़ाया था, ठीक है। तो सबसे पहले है साझेदारी किसे कहते हैं। तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति लाभ कमाने के उद्देश्य से कानूनन व्यवसाय करें तो उसको हम क्या बोलेंगे, साझेदारी। क्लियर है सबको। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति लाभ कमाने के उद्देश्य से कानूनन व्यवसाय करें तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, साझेदारी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है साझेदार, जो भी व्यक्ति व्यवसाय में व्यक्तिगत रूप से शामिल हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, साझेदार। जो भी व्यक्ति व्यवसाय में व्यक्तिगत रूप से शामिल है उसे हम क्या बोलते हैं, साझेदार। साझेदारी पीढ़ी किसे कहते, तो जब सभी साझेदार मिलकर कोई व्यवसाय चलाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, साझेदारी पीढ़ी। और लास्ट में हमने पढ़ा था साझेदारी के लक्षण। साझेदारी के लक्षण में हमने 7 पॉइंट बताया था बच्चों। अगर आपको याद है तो पहला मैंने बताया था करार से अस्तित्व में आता है। दूसरा बताया था लाभ का उद्देश्य होता है। तीसरा हमने बताया था कि वैधानिक धंधा है। चौथा बताया था कि एक दूसरे के एजेंट होते हैं। पांचवा बताया था अधिकतम संख्या, तो साझेदारी पीढ़ी में कम से कम 2 सदस्य होते हैं और अधिक से अधिक 2014 कंपनी कानून 2014 के अनुसार 50 थे और कंपनी 2013 के अनुसार बच्चे 100 से अधिक साझेदार नहीं होने चाहिए। साझेदारों की जिम्मेदारी अमर्यादित होती है। और लास्ट में एक बताया था कि साझेदारी पीढ़ी में मालिक ही संचालक होता है। तो आई होप से इतना आपको क्लियर होगा। अब आज की वीडियो में हम आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चे। दोस्तों आप लोग अच्छे से ध्यान से समझेंगे और मेरे हिसाब से सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा कि साझेदारी क्या होता है। बस जितना बताया जाए बच्चों उसको अच्छे तरीके से आप पढ़ते रहे, बाकी तो हम आपके साथ है। गारंटी है बच्चों, कभी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप एक बार विश्वास करिए और मेहनत करिए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, ओके। तो ठीक है बच्चे, तो मेरे हिसाब से आपको ये सारे टॉपिक क्लियर होगा। आज हम लोग जो इसके आगे का टॉपिक है साझेदारी करार पत्र, है ना। सभी बच्चे वेट कर रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चे साझेदारी करार पत्र। आज का टॉपिक है साझेदारी करार पत्र। साझेदारी करार पत्र, ठीक है। कोई दिक्कत, इसको मैं रब कर देता हूँ, अच्छे से आया नहीं है। कितना भी इंक डालो चलता है, ऐसा करो। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग
नया टॉपिक पढ़ेंगे साझेदारी करार पत्र। ठीक है, तो साझेदारी करार पत्र क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं कि सर साझेदारी करार पत्र क्या होता है। ठीक है, तो बेटा इसका जो डिफिनीशन है पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि साझेदारों के बीच आपने देखा होगा कि जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं बहुत सारे पार्टनर होंगे, तो आजकल सुना होगा कि एक साझेदार के बीच झगड़ा हो गया है ना, तो लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस क्या होते हैं, सबके बीच होता है। नॉर्मली हम घर में रहते हैं तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है, ठीक है, तो घरों में ज्यादातर लड़ाई झगड़ा होता है, तो वहां पे तो कोई समझाने के लिए कौन होते हैं, मम्मी पापा होते हैं। उसी तरीके से बच्चे कि अगर कोई बिजनेस में साझेदार हो और उनके बीच लड़ाई झगड़ा हो जाए तो क्या करेंगे, आप सोचिए जरा। अगर उनके बीच अगर कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो उसका निपटारा कौन करते हैं बच्चे, साझेदारी करार पत्र। यही उसके बीच का जो भी प्रॉब्लम है उसको सोल्व कर सकते हैं ना, ठीक है। उसके जो भी झगड़ा होगा उसको कौन सही कर सकता है, किसके द्वारा हम सही कर सकते हैं, तो साझेदारी करार पत्र के द्वारा। समझ रहे आप लोग मेरी बात, ठीक है। तो सबसे पहले सीखेंगे कि सर साझेदारी करार पत्र किसे करते हैं, इसकी परिभाषा क्या होता है। तो नॉर्मली इसका बहुत छोटा डिफिनेशन है बच्चे कि जो साझेदारी करार पत्र होता है ना, तो इसका डिफिनेशन आपको ऐसा लिखना है कि जब साझेदारों के बीच मतभेद उपस्थित हो, जब साझेदारों के बीच मतभेद उपस्थित हो तो उसके निराकरण के लिए जो पत्र तैयार करते हैं उसे करार पत्र कहते हैं। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था लक्षण में कि साझेदारी के लक्षण में पहला पॉइंट था कि कोई भी साझेदारी करार से अस्तित्व में आती है। तो जब करार से अस्तित्व में आती है बच्चे, तो वही करार पत्र यहाँ पे हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पूरा विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या था, ठीक है। हमने वहां पे भी बताया था कि जो करार पत्र होता है लिखित अथवा मौखिक होता है, लेकिन लिखित जो करार पत्र होता है वो ज्यादा अनिवार्य होता है, इच्छनीय होता है ना, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे साथ सब बच्चे इसका डेफिनेशन लिखेंगे कि साझेदारी करार पत्र किसे कहते हैं। यहाँ लिखेंगे बच्चे, साझेदारों के बीच मतभेद उपस्थित ना हो, साझेदारों के बीच मतभेद उपस्थित ना हो, उसके निराकरण के लिए जो पत्र तैयार किया जाता है, जो पत्र तैयार किया जाता है उसे साझेदारी करार पत्र कहते हैं, ठीक है बच्चे। तो ये आपका डिफिनेशन होगा कि साझेदारों के बीच मतभेद उपस्थित ना हो, उसके निराकरण के लिए जो पत्र तैयार करते हैं उसको क्या बोलते हैं, साझेदारी करार पत्र, ठीक है। अब होता है इसमें एक चीज और लिख लेना बच्चे, एग्जाम में कई बार पूछते हैं कि जो साझेदारी करार पत्र होते हैं, साझेदारी करार पत्र लिखित या मौखिक होता है, लिखित अथवा मौखिक होता है। लेकिन बच्चे इसके अंदर जो लिखित करार होते हैं ये ज्यादा अनिवार्य है, लिखित करार पत्र ज्यादा अनिवार्य है, या इसी को हम बोल सकते हैं इच्छनीय। लिखित करार पत्र ज्यादा अनिवार्य क्यों होता है बच्चे, कि अगर भविष्य में लड़ाई झगड़ा होगा तो उसे हम सबूत के रूप में क्या कर सकते हैं, लोगों के सामने दिखा सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, ओके। आगे देखते हैं बच्चे, टेक्स्ट बुक आप लोग बच्चे जरूर पढ़ा करें ताकि आपको समझ में आए कि नेक्स्ट टॉपिक क्या चलने वाला है ना।
पूरी बुक नहीं पढ़ना है, लेकिन जहां तक आपने वीडियो देखा, अब आगे का जो टॉपिक है वो आप एक बार पढ़ लो टेक्स्ट बुक में, एक पॉइंट तो एटलीस्ट पढ़ लो, है ना, कि उसमें क्या है। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे करते जाएंगे, क्योंकि पढ़ने से क्या होगा बच्चे का, आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ओके। अब इसके अंदर देखो, मैं भी टेक्स्ट बुक रखा हूं बच्चे, ताकि देख सके। ये आपका 12th क्लास की बुक है, हाँ, और इसी को मैं पढ़ा रहा हूं आपको। तो सबसे पहले बच्चे, अभी हमने करार पत्र पढ़ लिया है। अभी जो साझेदारी करार पत्र होता है बच्चे, इसको हम लोग संचालकीय संविधान भी कहते हैं। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है आपसे कि जो साझेदारी करार पत्र है, साझेदारी करार पत्र को, साझेदारी करार पत्र को संचालकीय संविधान भी कहते। आपसे अगर कोई पूछे कि साझेदारी करार पत्र को कंपनी का क्या कहलाता है, तो हम क्या बोलेंगे बच्चे, संचालकीय संविधान कहलाता है। ये व्यवसाय का क्या कहलाता है, तो संचालकीय संविधान कहलाता है, क्योंकि करार पत्र के द्वारा ही पूरे बिजनेस का संचालन किया जाता है। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। ठीक है बच्चे, अभी आगे जो हम आपको बताने वाले हैं कि जो साझेदारी करार पत्र होता है बच्चे, इसमें कौन कौन सी बातों का समावेश होता है। बहुत सारे बच्चों को मन में होगा सर ये पत्र तो होता है, लेकिन इसमें ऐसी कौन सी बातें लिखी जाती है जिसके कारण लड़ाई झगड़ा साझेदारों के बीच नहीं होता होगा। ठीक है, तो अभी जो हम पढ़ेंगे बच्चे कि साझेदारी करार पत्र में किन किन बातों का समावेश होता है। ठीक है, अब बताओ बच्चे, अगर आप लोग मान लेते हैं कि दो व्यक्ति हैं, राम और श्याम, अगर ये दोनों बिजनेस करने जाएंगे बच्चे, तो आप बताओ मुझे, वो लोग कुछ लिखा पढ़ी करेंगे कि नहीं करेंगे। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले वो लोग क्या करते हैं, आपस में बैठ के कुछ डिस्कशन करते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं, है ना। तो उसी सारे मन में जो भी बातें आएगा, अब बताओ अगर आप बिजनेस करोगे तो आपके मन में कौन सी बातें आएगी, सोच के बताओ। 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, सारे बच्चे सोचेंगे कि आपको अगर बिजनेस करना है बच्चे, तो आपके मन में कौन कौन सी ऐसी बातें आएगी, बताइए। ठीक है बच्चे, तो मैं बताता हूँ, जब आप बिजनेस करेंगे बच्चे, तो आपके मन में सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आएगा कि जो भी बिजनेस करेंगे, ठीक है, तो उसका नाम क्या रखेंगे, कौन सी जगह पे होना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट बेचेंगे, कौन कौन पार्टनर होगा, है ना, कौन कौन सा साझेदार कितना पैसा लाएगा, उसको कितना ब्याज देना है, कि कौन सा पार्टनर कितना आहरण करेगा, है ना, आहरण पर ब्याज कितना देना है, लोन कितना देना है, लाभ कौन से अनुपात में बांटेंगे, है ना, कौन से साझेदार को वेतन देना है, बोनस देना है, कमीशन देना है। ये सारी पूरी बातें जो भी आपके मन में आता है बच्चे, ये सारे इंफॉर्मेशन को हम क्या करते हैं कि एक पेपर के टुकड़े पे लिख देते हैं। ठीक है, एक पेपर पे हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट वाइज ऐसा पूरा ऐसे लिख। आपके बुक में मेरे हिसाब से सिर्फ 14 पॉइंट है, तो जरूरी नहीं है बच्चे कि एग्जाम में इतने पॉइंट, एग्जाम में तो चलो ठीक है इतने आएंगे, लेकिन रियल लाइफ में तो क्या बहुत सारे बातें आते हैं। रियल लाइफ में बिजनेस करोगे तो ये 14 पॉइंट में कुछ नहीं होने वाला है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट वहां तो 50-60 भी हो सकते हैं। ठीक है, आपके मन में बहुत तरह की बातें होंगी। ठीक है, तो वो सारी बातें को हम लोग क्या करते हैं कि करार पत्र के अंदर लिख देते हैं। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं कि साझेदारी करार पत्र में किन किन बातों का समावेश होता है। ठीक है बच्चे, फिर बच्चों के मन में होगा सर कि
ये सारे जो क्वेश्चन आंसर है ये क्या होगा, देखो एक चीज और मैं बता देता हूँ कि जो भी आप मेरा वीडियो देखेंगे, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जितने भी आपको क्वेश्चन आंसर है या इसके अंदर जो भी हमने लिखा है इसका पूरा डिटेल का पीडीएफ आपको नीचे लिंक में दिया रहेगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है। जितने भी लेक्चर होंगे उसका जो पीडीएफ होगा बच्चे वो ऑलरेडी वहां पे दिया ही होगा, तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं। आज मैंने जितना समझा इसका पूरा डिटेल क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको सिर्फ समझना है और लास्ट में जो पीडीएफ है वहां डाउनलोड करके आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो भी करना है ना, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। ओके, तो अभी हम पढ़ेंगे बच्चों की करार पत्र में किन किन बातों का समावेश होता है, ठीक है। करार पत्र में किन किन बातों का समावेश होता है, किन किन बातों का समावेश होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारी बातें जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आते हैं, उस पॉइंट को हम ज्यादातर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपके बुक में पहला जो पॉइंट है बच्चे, साझेदारों की जानकारी। पहला जो पॉइंट है साझेदारों की जानकारी। सबसे पहले तो जो भी व्यक्ति है बच्चे बिजनेस करेंगे तो उसका हम लोग क्या लिखेंगे, जानकारी। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे दो साझेदार है ए और बी, यहाँ पे दो पार्टनर है बच्चे, यार ए और बी दो साझेदार है। तो जो दो साझेदार है बच्चे उसकी जानकारी होना चाहिए आपके पास, है। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो भी बच्चे ए और बी जैसे दो साझेदार है तो इनकी जानकारी में हम क्या ले सकते हैं। अगर एक बच्चे का जानकारी ले रहे हैं तो हम क्या लेंगे, तो हम देखा वो कोई अनजान व्यक्ति मिलता है तो सबसे पहले हम उसका नाम पूछते हैं, है ना। यहाँ पे जो साझेदार है बच्चे उसका नाम लिखेंगे, फिर उसका पता लिखेंगे, है ना, और उसका फोन नंबर। ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम, पता और फोन नंबर। तो अगर आपसे कोई पूछे साझेदारों की जानकारी में क्या क्या है तो आप क्या बताएंगे बच्चे। इसके अंदर हम साझेदारों का क्या लिखते हैं, नाम लिखते हैं, पता और उसका फोन नंबर, ठीक है। ओके, उसके बाद बच्चे सेकेंड पॉइंट है पीढ़ी। पीढ़ी यानी क्या बच्चे, व्यवसाय की जानकारी। अब यहाँ पे व्यवसाय जो है हमारा, इसका भी तो पता होना चाहिए ना बच्चे, है ना। इसका भी हम लोग पता रखेंगे कि कौन सी स्थान पे है ना, पता है नहीं क्या, कौन सी स्थान पे आप बिजनेस कर रहे हैं, तो ये मालूम होना चाहिए। तो पीढ़ी के विवरण में दूसरी चीज, आपके दुकान का नाम भी तो होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आप दोनों ने कौन सा बिजनेस किया है, दुकान का नाम क्या है, ठीक है। जैसे सिलवासा में बहुत सारे दुकान है, रमन किराना स्टोर है, परवीन टेलर है ना, ठीक है। ऐसे बहुत सारी दुकान है, आकाशदीप है, एडवेंचर है, ठीक। तो आपको नाम पता होना चाहिए कि आप जो बिजनेस करने वाले हैं तो उस बिजनेस का नाम क्या होगा, तो उसका नाम, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है बच्चों, पहले तो जो पार्टनर है उसकी जानकारी लेंगे, जानकारी में नाम, पता, कॉन्टेक्ट नंबर, है ना, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या देखेंगे बच्चे, दूसरा है व्यवसाय की जानकारी। व्यवसाय का भी नाम पता होना चाहिए। तो ये सारी जो बातें होते हैं बच्चे हम कहाँ पे लिख रहे हैं, करार पत्र में लिख रहे हैं। किसके अंदर लिख रहे हैं, साझेदारी करार पत्र में लिखा है किन किन बातों का समावेश होता है, तो इसके अंदर ये सारे डिटेल आएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है धंधा का प्रकार। धंधा का प्रकार, धंधा का प्रकार में क्या होता है बच्चे कि आप जो बिजनेस करेंगे वो किस टाइप का बिजनेस करने वाले हैं, है ना। आप मेडिकल की सुविधा देंगे, आप होटल खोलने वाले हैं, ऐसा मतलब जिस टाइप का भी आपका बिजनेस हो, ठीक है, उस बिजनेस का टाइप्स आप बताएंगे उसके अंदर, ठीक है।
फिर है साझेदारी का प्रगम। फोर्थ पॉइंट है बच्चे साझेदारी का प्रगम, है ना। साझेदारी का प्रगम, जब आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उसका स्टार्टिंग, जैसे बच्चे का जन्मदिन होता है बच्चे, ऐसे बिजनेस का भी जन्मदिन होता है ना। का बिजनेस कौन सी तारीख को आप स्टार्ट करने वाले हैं, कब शुरू करेंगे, तो इस वो कहाँ पे लिखेंगे, साझेदारी का प्रगम। जिस डेट को, जैसे मान लिया कि हमने 1/4/2020 को एक नया बिजनेस स्टार्ट किया, तो ये डेट लिखा होगा, है ना। जिस भी डेट को आप स्टार्ट करते, ऐसा जरूर नहीं 1/4 को ही, है। अगर आपका बिजनेस अगर 10/10/2019 को अगर स्टार्ट हुआ है तो आप ये डेट लिखेंगे। जिस भी डेट को आपका बिजनेस स्टार्ट होता है वो आप लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आते हैं बच्चे पूंजी। पूंजी तो आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पूंजी आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में कि पूंजी किसे कहते हैं। कोई बच्चा बता सकता है पूंजी किसे कहते हैं? सोचो, हमने 11th में पढ़ाया था कि पूंजी क्या होता है। तो पूंजी का मतलब होता है बच्चे कि जब व्यवसाय का मालिक अपने व्यवसाय में नगद माल या संपत्ति लाए तो उसको क्या बोलते हैं, पूंजी। अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको नगद लाना पड़ेगा, है ना। मकान, जमीन, है ना, गुड्स, कोई भी वस्तु, ये सारी चीजें, फर्नीचर, ग्राहक, ये सारी चीजें क्या होते हैं बच्चे, संपत्ति होता है। तो जब व्यवसाय का मालिक अपने व्यवसाय में, अपना व्यवसाय, दूसरे का व्यवसाय नहीं, ठीक है, अपने व्यवसाय में नगद माल या संपत्ति लाए तो उसको क्या बोलते हैं बच्चे, पूंजी बोलते हैं। अब बताओ जब हम बिजनेस करेंगे तो बिजनेस क्या खाली होगा, उसमें तो कुछ पैसे चाहिए बिजनेस करने के लिए। आपको पता होगा कि बिना पैसे का कोई बिजनेस होता नहीं है। तो बिजनेस करने के लिए हमको पैसे चाहिए बच्चे। अब यहाँ पे मान लें हमारे पास कितने साझेदार हैं, 2 साझेदार हैं। तो बताइए दोनों बिजनेस में पैसे लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। अगर ए ने सपोज 5 लाख रुपया दिया, ठीक है बच्चे, और बी ने कितना दिया है, 10 लाख। तो जो भी साझेदार बिजनेस को जितना पैसा देगा उसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर लिख देंगे, ताकि भविष्य में झगड़ा ना हो। कल हो के अगर ए बोले कि मैंने तो 9,000 रुपया दिया था, बी बोले मैं तो 50,000 दिया था, तो ऐसा नहीं होता है ना। इसीलिए क्या करते हैं, सारी बातें को हम करार पत्र के अंदर लिख दिया करते हैं कि ताकि कभी भविष्य में दिक्कत ना हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चे पूंजी पर ब्याज। नेक्स्ट पॉइंट जो है बच्चे उसको बोलते हैं पूंजी पर ब्याज। ये जो पूंजी पर ब्याज होता है, ये मैं आपको बता दूं कि जो पूंजी पर ब्याज होता है बच्चे, अगर साझेदार व्यवसाय में पूंजी लगाता है तो साझेदार ये भी डिसाइड करेगा कि हम लोग को पूंजी पर ब्याज भी लेना चाहिए। अगर करार पत्र में लिखा है कि पूंजी पर ब्याज देना है तो ही देंगे, अगर नहीं लिखा है तो हम लोग नहीं देंगे, ठीक है। लिखा होता है तो देंगे, नहीं लिखा है तो नहीं देंगे। इसमें ज्यादा कोई दिमाग लगाना नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम बिजनेस जो भी करने वाले वो किसके हिसाब से करने वाले बच्चे, करार पत्र के हिसाब से करने वाले, ठीक है। करार पत्र में जैसा लिखा होगा ऐसा ही हमको फॉलो करना है। अगर उसने जो ऑर्डर दिया है, जो बोला है वो अपने को करना है, नहीं बोला है तो नहीं करना है। एक चीज याद रखना है आपको हमेशा, ठीक है। तो हमने आपको बताया ये जो पॉइंट है बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि पूंजी पर ब्याज अगर करार पत्र में लिखा है तो देंगे, नहीं लिखा है तो नहीं देंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, अगर करार पत्र में लिखा हो तो देंगे, यदि ना लिखा हो तो नहीं देंगे। याद रहेगा बच्चों सबको, अगर करार पत्र में लिखा हो तो देंगे, नहीं लिखा हो तो नहीं देंगे। बस सिंपल सी बात है। अगर मैं आपसे पूछूं करार पत्र में लिखा है कि पूंजी पर ब्याज देना है तो क्या आप देंगे?
तो कुछ बच्चे बोलेंगे हाँ सर देंगे, बिल्कुल सही बात है, लिखा है तो देंगे, अगर ना लिखा हो तो सर नहीं देंगे। गुड। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है, समझना है, क्योंकि एक बार अगर आप अच्छे से समझ गए तो आपको कभी दिक्कत नहीं आने वाली। बहुत सारे बच्चे समझते नहीं, जल्दीबाजी करते हैं। कभी भी अकाउंट ऐसे सब्जेक्ट है बच्चे, आप जितना समझ के पढ़ेंगे तभी आपको अच्छे से आएगा। रट्टाफिकेशन नहीं करना है, हमको समझना है, ठीक है। तो आप समझो, समझ के पढ़ा हुआ चीज लंबे टाइम तक याद रखता है ना। अगर रट लेंगे तो 2 दिन 4 दिन के बाद भूल जाएंगे। तो हम आपको क्या करेंगे, समझाएंगे कि आप अच्छे से पढ़ो। पूंजी पर ब्याज करार पत्र में लिखा हो तो देंगे, ना लिखा हो तो नहीं देंगे। कोई दिक्कत? ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चे आहरण, नेक्स्ट पॉइंट जो है आहरण। बताओ बच्चे आहरण क्या होता है? आहरण का मतलब क्या होता है? हमने बताया था, भी 11th में आपने पढ़ा था। देखो 11th में जो भी आप छोटे छोटे टॉपिक पढ़ेंगे वो सब यहाँ पे काम आता है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। जिसे मैंने पूंजी बताया। आहरण क्या होता है कि जब व्यवसाय का मालिक अपने निजी उपयोग के लिए व्यवसाय में से नगद माल या संपत्ति ले जाए तो उसको क्या बोलते हैं? आहरण। बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि जब व्यवसाय का मालिक अपने निजी उपयोग के लिए व्यवसाय में से नगद माल या संपत्ति ले जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलेंगे बच्चे? आहरण, ठीक है। तो आहरण जो होता है बच्चे, वो मोस्टली क्या रहता है कि बिजनेस अगर हम करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर बिजनेस करेंगे, आपको कभी प्रॉब्लम आ गया है ना, पैसे नहीं है, तो आप बिजनेस में से क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि डेली क्या होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है। जैसे आपको पता है कि अभी लॉकडाउन की परिस्थिति चल रही है, घरों में बहुत सारे प्रॉब्लम है ना। बहुत सारे लोगों को खाना भी नहीं मिलता है, बहुत तरह की दिक्कत आ रही है अभी। आपके लिए तो अच्छा, आप घर बैठ के भी पढ़ सकते हैं, पढ़ भी रहो, है ना। लेकिन सोचो देश के हालात क्या है, उन गरीबों की क्या हालत होगी बच्चे, है ना। तो बिजनेस में क्या होता है, आहरण बहुत जरूरी है। आहरण का मतलब कि जब व्यवसाय का मालिक निजी उपयोग, तो आहरण के लिए क्या होता है बच्चे कि करार पत्र में लिखा होगा, करार पत्र में लिखा होगा कि आहरण कौन सा साझेदार कितना कर सकता है, उतना ही करेंगे, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आप बिजनेस में से पैसा ले सकते हैं, ऐसा करार पत्र में लिखा होता है। अगर नहीं लिखा हो तो आपको जरूरत होगा तो भी आप नहीं ले सकते। आप बहुत रोगे धोगे कुछ भी करो, है ना, हाथ पैर भी जोड़ोगे तो आपको पैसे मिलेंगे? नहीं मिलते, ठीक है। क्यों? क्योंकि करार पत्र में लिखा हुआ नहीं। अगर लिखा है तो आप बिजनेस में से पैसे लेके जा सकते हैं, ठीक है। अब इसी के नीचे एक पॉइंट आता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 पॉइंट, आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज। अब बताओ बच्चे, अगर आप आहरण करते हो, बिजनेस में से पैसे लेते हो, तो क्या आप ब्याज नहीं दोगे? अगर आप बैंक से पैसे लेते हो तो आप ब्याज भरते हो कि नहीं भरते हो? तो बच्चे बोलते हैं हाँ सर हम ब्याज देते हैं, है ना। तो आप बिजनेस में से अगर पैसे लेंगे तो आपको भी क्या करना पड़ेगा बच्चे? ब्याज भरना पड़ेगा, है ना। तो करार पत्र में अगर लिखा है कि आहरण पर ब्याज देना है तो देंगे, अगर नहीं लिखा है तो नहीं देंगे, सीधी सी बात है ना। तो मतलब सब काम कौन कर रहा है? करार पत्र बोल रहा है कि अगर करार पत्र में लिखा है तो देना है, नहीं लिखा है तो नहीं देना है। तो आहरण पर ब्याज सेम सिचुएशन लिखने हैं बच्चे, है ना, कि यदि करार पत्र में लिखा हो तो देंगे, यदि ना लिखा हो तो नहीं देंगे। इतनी सी बात याद रखें, करार पत्र में अगर लिखा है तो देंगे, नहीं लिखा है तो नहीं देंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको इतने पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। आहरण क्यों करते बच्चे? तो बिजनेस में कोई भी शेयरधारक को अगर कोई जरूरी काम हो गया, है ना, कोई पर्सनल यूज के लिए कोई भी पैसे अगर बिजनेस में से निकालते हैं तो आहरण करते हैं। अगर करार पत्र में लिखा है तो देंगे, नहीं लिखा है तो नहीं देंगे। पूंजी पर ब्याज, करार पत्र में लिखा है तो देंगे, नहीं लिखा है तो नहीं देंगे। कितना अच्छा रूल्स है ना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं।
ठीक है बच्चे। नेक्स्ट जो पॉइंट है, लाभ हानि का वितरण, पॉइंट नंबर 9। लाभ हानि का वितरण है ना। लाभ हानि का वितरण में क्या होता है बच्चे कि अगर बिजनेस करोगे तो प्रॉफिट के लिए करोगे, लाभ के लिए करते, तो लाभ कौन से अनुपात में बांटना है दोनों साझेदार के बीच, वो डिसाइड होता है इसके अंदर, इस पॉइंट के अंदर लिख देते हैं, ताकि कल होकर कोई साझेदार ऐसा नहीं बोले कि मैं तो ज्यादा पैसा लूंगा, कोई बोलेगा मैं ज्यादा लाभ लूंगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जो रेशियो, जो अनुपात तय किया जाता है बच्चे, उसी अनुपात में हम लाभ हानि को बांटते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि लाभ हानि का जो वितरण होता है वो तय किए गए परिमाण में बांटते हैं। साझेदारों के बीच कौन से अनुपात में बांटते हैं? तय किए गए, जो डिसाइड करेंगे उसी परिमाण में बांटना है। अगर डिसाइड नहीं हुआ है, अगर बच्चों को मालूम है सर अगर अनुपात ना दिया हो तो क्या करेंगे, तो बच्चे अगर अनुपात ना दिया हो तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, साझेदारों के बीच बराबर बराबर लाभ दे देंगे। ठीक है, इक्वल प्रोपोर्शन में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मैं आपको बता देता हूं पहले से। यहाँ लिखेंगे कि साझेदारों के बीच लाभ हानि तय किए परिमाण, इसी को हम अनुपात भी बोलते हैं बच्चे, अनुपात में बांटेंगे। ठीक है, तय किए गए अनुपात में। सपोज मान लिया कि उसने तय किया बच्चे 3:2, तो आप इसमें बांट दोगे। अगर किसी ने किया 4:5, इस अनुपात में बांटेंगे। अगर किसी ने किया 2:2:1, तो इस अनुपात में बांटेंगे। आपको अनुपात बांटना भी हम सिखाएंगे बच्चे। ठीक है, आप उसके लिए टेंशन मत लो। तो एक क्वेश्चन में क्या होता है बच्चे, लिखा रहता है कि कौन से अनुपात में बांटने होंगे। अगर मान ले 2 साझेदार है ए और बी, तो कौन से अनुपात में लाभ हानि बांटेगा? 3:2। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 साझेदार है, कौन सा अनुपात में लाभ हानि बांटेंगे? 4:5। यहाँ पे कितने साझेदार है बच्चे? तो सर यहाँ पे तो 3 है, तो 3 को 2:2:1 में बांटेंगे। ठीक है, लेकिन ये कब बांटने बच्चे? जब करार पत्र में लिखा हो तब बांटेंगे। ठीक है, अब होता है सर अगर करार पत्र में ना लिखा हो तो क्या करेंगे? ठीक है, यदि करार पत्र में ना लिखा हो, यदि करार पत्र में ना लिखा हो तो समान प्रमाण, ठीक है, समान प्रमाण, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं बच्चे? बराबर। हाँ, बराबर यानी क्या? 1:1:1। ठीक है, तो सीधी सी बात है, यदि करार पत्र में ना लिखा हो तो समान परिमाण में या बराबर अनुपात में बांट देंगे। ठीक है, यानी सबको बराबर दे देंगे। अगर 2 साझेदार है तो 1:1 दे देंगे, अगर 3 साझेदार है तो 1:1:1 देंगे, 4 है तो 1:1:1 ऐसा दे देंगे, मतलब सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसमें आपने नया चीज क्या सीखा बच्चे कि अगर करार पत्र में लिखा है, करार पत्र में लिखा हो कि लाभ हानि इस अनुपात में बांटना है, तो आपको उसी अनुपात में दे देना है। अगर करार पत्र में नहीं लिखा हो बच्चे तो क्या करेंगे? तो अगर नहीं लिखा है तो क्या करेंगे? तो अगर करार पत्र में ना लिखा हो बच्चे तो आप क्या करेंगे? समान परिमाण में बांटेंगे। ये आप बात बहुत ध्यान रखना बच्चे, अक्सर एग्जाम में ये लोग 1 मार्क्स में पूछते हैं कि यदि करार पत्र में लाभ हानि का अनुपात ना दिया हो तो साझेदार कौन से अनुपात में लाभ को बांटेंगे। तो बच्चे बहुत सारे गलत करके आते हैं, कोई बोल देते हैं पूंजी के अनुपात में, आहरण के अनुपात में, समान अनुपात में। तो कौन से अनुपात में आप टिक करोगे? समान अनुपात में टिक करोगे बच्चे। ठीक है, ओके, समझ रहे मेरी बात? आगे बढ़ते। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे साझेदार को वेतन, बोनस, कमीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है
साझेदार का वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक, ठीक है। साझेदार का वेतन, बोनस, कमीशन और पारिश्रमिक। कहने का मतलब बच्चे कि साझेदार अगर बिजनेस करेगा तो उसको वेतन भी दे सकते हैं, बोनस भी दे सकते हैं, है ना। जो अच्छा परफॉर्मेंस करता है उसको बोनस मिलता है। कमीशन, कोई ज्यादा अच्छा काम कर रहा है ना, किसी ने 1 लाख का गुड्स अगर सेल कर दिया तो उसको ज्यादा अगर सेलिंग होता है बच्चे तो उसमें हम क्या देते हैं, कमीशन देते हैं ना। या पारिश्रमिक, इसी को हम पारिश्रमिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखना है कि अगर करार पत्र में अगर लिखा है बच्चे कि साझेदार को वेतन देना है, बोनस देना है, कमीशन देना है या पारिश्रमिक देना है, ऐसे बातें करार पत्र में अगर लिखा हो तो हम लोग क्या करेंगे, देंगे। अगर ना लिखा हो तो नहीं देंगे, है ना। ये ध्यान में रखने आपको। बहुत सारे बच्चे सोचने लग जाते हैं सर क्या होगा। मैंने पहले ही बताया ना बच्चे कि करार पत्र में लिखा होता है तो देते, नहीं लिखा होता है तो नहीं देते, ठीक है। लेकिन एक चीज ऐसा है जो ना लिखा हो फिर भी देते, वो कौन सी ऐसी चीजें, तो सर वो लाभ हानि का वितरण। कि करार पत्र में नहीं लिखा है तो हम कौन से अनुपात में देंगे बच्चे, यहाँ लिखा है समान परिमाण में देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इसमें याद रखना है करार पत्र में लिखा हो तो देंगे, नहीं लिखा हो तो नहीं देंगे। लिख देता हूं बच्चे, ठीक है। यदि करार पत्र में लिखा हो तो देंगे, यदि ना लिखा हो, यदि ना लिखा हो तो नहीं देंगे। तो मतलब करार पत्र कितना इंपॉर्टेंट है ना, सब वही डिसाइड कर रहे हैं। इसीलिए इसको संचालकीय संविधान भी बोलते बच्चे, क्योंकि व्यवसाय का संचालन इसके द्वारा ही होता है, ठीक है। ओके, तो साझेदार का वेतन, बोनस, कमीशन अगर करार पत्र में लिखा है तो सर दे देंगे, अगर नहीं लिखा है तो नहीं देंगे। ओके, ठीक, आगे बढ़ते बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट है 11 जो पॉइंट है बच्चे वो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें लिखा है साझेदार द्वारा पीढ़ी को दी गई लोन। कई बार ऐसा होता है बच्चे कि अगर मान ली बिजनेस हम कर रहे हैं और बिजनेस को बहुत बड़ा नुकसान हो गया, 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया, तो कभी कभी क्या होता है कि जो साझेदार होता है वो पीढ़ी को लोन देता है ना। साझेदार बोलेगा कि टेंशन मत लो, हम आपको 5 लाख रुपया लोन के रूप में देते हैं। कौन दे रहा है बच्चे, साझेदार दे रहा है, ठीक है। तो अगर साझेदार लोन देता है बच्चे, किसको देगा, व्यवसाय को, ठीक है। तो अगर साझेदार व्यवसाय को लोन देता है तो फिर हम लोग क्या करेंगे। अब बताओ, कोई लोन फ्री में देता है क्या? अगर आपको किसी को उधार पैसे देना बहुत ज्यादा तो क्या फ्री में देंगे? नहीं सर, हम ब्याज लेंगे, है ना। तो देखा होगा आपने कि अगर बैंक से हम लोन लेते हैं तो बैंक वाले क्या करते हैं बच्चे, हमसे ब्याज वसूल करते हैं, ठीक है। और जब ब्याज वसूल करते हैं तो फिर उसमें आपने क्या देखा होगा कि जो ब्याज होता है वो पे करना पड़ता है हम लोग को। तो यहाँ पे हम किसको लोन दे रहे हैं, तो आप ध्यान दो, यहाँ पे समझो बच्चे, यहाँ पे एक व्यवसाय है और यहाँ पे साझेदार है। तो साझेदार क्या कर रहा है, लोन दे रहा है। किसको दे रहा है बच्चे, व्यवसाय को दे रहा है। व्यवसाय को लोन कौन दे रहा है, साझेदार। अगर कोई साझेदार लोन दे किसको, व्यवसाय को, तो फिर लोन पर ब्याज की मांग करेगा। कौन मांगेगा, साझेदार। अगर साझेदार बोलता है कि मुझे 10% चाहिए, कितना चाहिए, 10%, 12%, 8%। अगर करार पत्र में लिखा हो बच्चे कि 10% ब्याज देना है या 5% देना है, 8% देना है, तो आप लोग क्या करेंगे, करार पत्र में अगर बोल रहा है कि 10% ब्याज देना है तो आप 10% ब्याज दे देंगे।
लेकिन ना लिखा हो तो सबसे बड़ी बात तो ये होता है, ना लिखा हो तो क्या होगा, है ना। तो अगर करार पत्र में ना लिखा हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, बताओ बच्चों, क्या करेंगे आप लोग, क्या करेंगे। अगर करार पत्र में ना लिखा हो तो फिर हम 6% ब्याज देंगे, ये फिक्स है। ये करार पत्र में अगर नहीं लिखा है फिर भी हम कितना प्रतिशत देंगे ब्याज, 6%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है ना। और बच्चे अक्सर यहाँ पे गलती भी करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं बच्चे कि यदि करार पत्र में लोन पर ब्याज दिया हो तो उतना ही प्रतिशत देंगे जितना लिखा हो, ठीक है। यदि करार पत्र में लोन पर ब्याज दिया हो तो उतना ही प्रतिशत आपको क्या करना है, जितना देना है जितना लिखा है। मतलब करार पत्र में सपोज यहाँ पे लिखा है कि आपको 10% ब्याज देना है तो आप 10% देंगे। 8% लिखा है बच्चे, 8% देंगे, है ना। अगर 12% लिखा है तो 12% देंगे, कोई दिक्कत। जितना भी करार पत्र में लिखा होगा उतना प्रतिशत देंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे लिखा है यदि ना लिखा हो, यदि करार पत्र में ना लिखा हो तो 6% देंगे। ये फिक्स है बच्चे, ठीक है। और यदि करार पत्र में ना लिखा हो तो कितना प्रतिशत देंगे आप, 6%। ये जो बातें बच्चे, ये ऑलरेडी क्या है, ये फिक्स बात है, आपको देना ही देना है ना। करार पत्र में अगर नहीं लिखा है तो 6% हम लोन पर ब्याज देंगे, ठीक है। कुछ बच्चे बोलते नहीं देंगे, ऐसा नहीं। अगर आपको किसी ने हेल्प किया है, लोन दिया है, तो आपका फर्ज बनता है आपको 6% मिनिमम इंटरेस्ट देना है, ठीक है, एज पर रूल्स, ठीक है। आपके बुक में भी लिखा है। अगर लिखा है कि 10% देना तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, 10% देंगे। अगर सर कुछ भी ना लिखा हो फिर भी साझेदार ने लोन दिया है तो फिर क्या करेंगे। कोई कोई साझेदार अच्छा होता है कि लोन देता है लेकिन मांगता नहीं बेचारा, है ना। तो नहीं मांगते बच्चे, तो ऐसा थोड़ी है कि कोई ना बोले तो आप उसका फायदा उठाए। तो आपको क्या करना है, 6% ब्याज देना है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद जो बच्चे पॉइंट है, ख्याति, प्रवेश निवृत्ति और पेढ़ी का विसर्जन, ठीक है। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप थोड़ा समझ लेंगे। ख्याति, नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 12। ख्याति, साझेदार का प्रवेश, निवृत्ति, और लास्ट पॉइंट है बच्चे साझेदारी पेढ़ी का विसर्जन। ये 3 पॉइंट है बच्चे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये तीनों लेसन है आपके बुक में, पूरा एक चैप्टर ही है ना, ठीक है। ये पूरा लेसन है। जैसे ये आपका ख्याति है तो ये ख्याति आपका 3rd लेसन है, ये आपका 5th लेसन है और ये आपका 7th लेसन है, ठीक है। जहाँ पे हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि ख्याति क्या होता है ना। यहाँ पे समझने के लिए मैं बता देता हूँ कि ख्याति से रिलेटेड क्या प्रावधान है। जब कोई साझेदार बिजनेस में आएगा और बिजनेस में से या तो चला जाएगा, कभी कभी होता है कि बिजनेस को छोड़ के चले भी जाते हैं और या बिजनेस में कोई नया व्यक्ति आता भी है, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं बच्चे, ख्याति की गणना करते, ख्याति कैलकुलेट करते कि हमारी बिजनेस की गुडविल कितनी है ना।
तो ये हम टॉपिक आपको उस लेसन में एकदम डिटेल में बताएंगे, ठीक है। शेयरधारक का प्रवेश और निवृत्ति। प्रवेश निवृत्ति में क्या होता है बच्चे कि करार पत्र में लिखा होता है कि अगर बिजनेस बहुत बड़ा हो गया तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, एक नए शेयरधारक को प्रवेश देंगे। अगर बिजनेस में अगर कोई व्यक्ति अगर जाना चाहे तो बिजनेस में से निवृत्त भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो प्रवेश लेसन है बच्चे वो 5th लेसन है, और ये जो निवृत्ति का एक पूरा चैप्टर है वो 6th लेसन। आप अगर टेक्स्ट बुक में अगर देखे होंगे तो मैंने बताया था कि 1 to 7 लेसन है पूरी बुक में, है ना। पार्ट 1 में कितने लेसन है, 1 से 7। तो जो तीसरा लेसन है बच्चे वो ख्याति का है, 5वां जो शेयरधारक का प्रवेश है, और 6ठा लेसन है वो शेयरधारक की निवृत्ति है। तब वहां पे पूरा डिटेल में पढ़ने वाले कि प्रवेश क्या होता है, निवृत्ति क्या होता है, ठीक है। फिर है शेयरधारी पेढ़ी का विसर्जन, ये भी 7 चैप्टर है। अब ऐसा होता है बच्चे जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कभी ना कभी तो बंद होगा, है ना। कोई बिजनेस बहुत टाइम तक चलता नहीं है, ठीक है। कभी ना कभी उसका अंत आना ही आना है। जैसे आदमी का डेथ पक्का है उसी तरह बिजनेस का भी विसर्जन हो जाता है बच्चे, ठीक है। तो जब बिजनेस की विसर्जन हो गया तो उसकी कौन सी परिस्थिति होता है, कब करना है ना, तो उसका भी पूरा लेसन है, वहां पे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपको इसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन बाकी जो पॉइंट बताए बच्चे वो बहुत अच्छे से आपको याद करना है। तो एक बार मैं वापस से रिवाइज करा देता हूं, आप लोग मेरे साथ साथ देखेंगे, क्योंकि करार पत्र बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको जितना पढ़ो बच्चे उतना अच्छा है। तो यहां पे हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान देंगे, ऊपर लिखेंगे बच्चे करार पत्र, यहां पे लिखेंगे विवरण, और यहां पे लिखेंगे करार पत्र में लिखा हो और करार पत्र में ना लिखा हो, ठीक है। करार पत्र में लिखा हो और करार पत्र में ना लिखा हो, ठीक है, ये ध्यान देंगे। तो करार पत्र में बच्चे अगर लिखा हो तो क्या करेंगे, नहीं लिखा हो तो क्या करेंगे। तो इसमें जो पहला पॉइंट आता है, फर्स्ट पॉइंट, मैंने बताया था पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज। अगर करार पत्र में लिखा हो तो हम लोग क्या करेंगे बच्चे, देंगे, है ना। अगर ना लिखा हो तो नहीं देंगे। ऐसा शॉर्टकट में पढ़ेंगे, ठीक है, क्रॉस कर देंगे, नहीं देंगे। करार पत्र में लिखा है तो देंगे, नहीं लिखा है तो नहीं देंगे। समझ में आई बात। पूंजी पर ब्याज करार पत्र में लिखा हो तो देंगे, ना लिखा हो तो नहीं देंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट, आहरण पर ब्याज। करार पत्र में लिखा हो बच्चे तो सर देंगे, नहीं लिखा हो तो नहीं देंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट, साझेदार का वेतन, बोनस, कमीशन। अगर करार पत्र में लिखा है बच्चे तो क्या करेंगे, सर देंगे। अगर करार पत्र में बोला है कि साझेदार को 5,000 रुपया प्रति माह वेतन देना, हर महीने 5,000 वेतन देना, तो दे देंगे 5,000। अगर नहीं लिखा है तो नहीं देंगे, है ना। अगर लिखा है कि ए को 10,000 कमीशन देना है ना। देखो बिजनेस में जो अच्छा पार्टनर होता है बच्चे, एक्टिव पार्टनर होता है, तो हम उसको क्या करते हैं, अलग से कुछ पैसे देते हैं। देखो क्लास में जो बच्चे थोड़े अच्छे होते हैं तो उनको अलग से टीचर क्या करते हैं, ज्यादा ध्यान देते हैं उनको क्लास में कि भाई बच्चा बहुत अच्छा है, मेहनती, हार्ड वर्कर है ना, ठीक है। अच्छे लोग सबको पसंद है, ठीक है। तो साझेदार का वेतन, बोनस, कमीशन अगर करार पत्र में लिखा है तो देंगे, अगर नहीं लिखा है बच्चे तो नहीं देंगे। ये नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगा बच्चे को कि करार पत्र में क्या लिखा होगा तो देंगे, क्या लिखा है तो नहीं देंगे, ठीक है। इसके बाद दो ऐसे चीजें होते हैं बच्चे जो नहीं भी लिखा है तो देते हैं, लाभ हानि का
लाभ हानि का वितरण। तो मैंने बताया था कि लाभ हानि का वितरण में क्या होता है बच्चे, कि जो करार पत्र में लिखा है, अगर लिखा हो तो लिखे हुए प्रमाण में देंगे। जितना अनुपात लिखा हो उसी अनुपात में देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर लिखा हो 3:2:1 तो आप इस अनुपात में लाभ हानि को बांटेंगे, ठीक है। अगर ना लिखा हो तो क्या करेंगे बच्चे, तब समान या बराबर बांटेंगे। लाभ को क्या करेंगे, जो लाभ होगा उसको समान बराबर में बांटेंगे। समान को हम कैसे लिखेंगे बच्चे, तो 1:1:1, ठीक है। ओके, एंड लास्ट वन है साझेदार द्वारा पीढ़ी को दी लोन पर ब्याज। ठीक है, साझेदार द्वारा पीढ़ी को दी लोन पर ब्याज। यदि लिखा हो तो उतना प्रतिशत देंगे। यदि लिखा हो तो उतना ही प्रतिशत देंगे जितना लिखा हो, ठीक है। अगर ना लिखा हो बच्चे तो क्या करेंगे, तो अगर नहीं लिखा है तो हमने बताया था 6% देंगे। ये आप याद रखें कि करार पत्र में ना लिखा हो तो 6% देंगे, करार पत्र में ना लिखा हो तो बराबर बांटेंगे, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम में बच्चे आपको ज्यादातर ये 2 पॉइंट ज्यादा पूछते हैं, ठीक है। ये भी आता है एग्जाम में, ठीक है। 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये 2 में बच्चे क्या होते हैं ज्यादा कम। इसमें क्या है, लिखा है तो देंगे, नहीं लिखा है तो नहीं देंगे। लेकिन इसमें क्या होता है बच्चे, अगर लिखा है तब तो उसी अनुपात में देंगे, उसी अनुपात में बांटेंगे। अगर ना लिखा हो तो बराबर बांटेंगे। लोन पर ब्याज अगर ना लिखा हो तो 6% देंगे, ठीक है। तो आप इतना याद रखेंगे मेरे, ठीक है बच्चे। ओके, आई होप सो आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब इसको 1-2 बार कंटिन्यू देखें, समझे, क्या ना, इस चीज को महसूस करें तो आपको अच्छे तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो करार पत्र को अच्छी तरीके से आप पढ़ लिए होंगे, आई होप सो। ओके बच्चे, फिर हम आज की क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं। घर पे रहे, सुरक्षित रहे, है ना, और पढ़ते रहे। ओके, बाय।